इंट्रोडक्शन को आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको आप 3 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। आप कहावत के थ्रू स्टार्ट कर सकते हो, कोई कविता की पंक्ति है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है कि आप अपने इंट्रोडक्शन को काफी भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हुए इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, और एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। नहीं कुछ आ रहा है तो क्या करेंगे, छोड़ तो देंगे नहीं, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे भाई 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, या 78 अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से स्टार्ट हो गया था। मतलब एक सिंपल सा तरीका है। तो सिंपल वाला जो तरीका है वो सबसे मतलब बिगिनर के लिए है, सबसे कम नंबर आने वाला वो तरीका है। दूसरा जो तरीका है कहावत वाला, वो ठीक है, वहां पे वो ठीक ठाक है। और तीसरा जो है, जो एकदम लच्छेदार भाषा के साथ आप जब शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन, तो वो सबसे इफेक्टिव माना जाता है। लेकिन इन तीनों तरीकों में इंट्रोडक्शन में जो एक कॉमन चीज है वो है इंट्रोडक्शन एक तरह से आपके आंसर का प्रियम्बल है, आपके आंसर की झलक है। यानी आप क्या अप्रोच करने जा रहे हैं उसका एक छोटा झलक इंट्रोडक्शन में दिखना चाहिए। तो इसलिए इंट्रोडक्शन यहां पे बहुत अहम हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन में एक छोटा झलक आपके आंसर का दिखना चाहिए, तो इंट्रोडक्शन जरूर लिखिए। इंट्रोडक्शन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आए तो लच्छेदार भाषा या कहावत या कोई भी आप शेरो शायरी से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी, सारा खेल यहीं पे होता है, सारा खेल यहीं पे, ठीक है। सारा खेल क्या है? सारा खेल ये है कि ये जो आपका बॉडी है, यहां पे ही आपको क्या क्या झेलना है उसको देखिए। क्या क्या झेलता है ये शरीर ही सब कुछ झेलता है इस आंसर का। यहां पे आपको झेलना है कि किस तरह का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कमेंट करने के लिए बोल रहा है, क्या क्वेश्चन क्रिटिकली एनालिसिस करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, क्या क्वेश्चन जो है वो इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है। सवाल उठता है कि आपके क्वेश्चन के पीछे का टेल वर्ड क्या कह रहा है, और यहां पे क्या क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके जाना है या हमें क्रिटिसिज्म भी करनी है, आपको यहां पे पहुंचाना होगा। ये इस बॉडी का एक सेक्शन है जिसपे इस बॉडी पे आप काम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको सिर्फ एक आंसर नहीं लिखना है, आपको एक से अधिक आंसर लिखने हैं। अगर आंसर का पैटर्न भी मोनोटोनस हो जाएगा, एक ही तरह का होगा, देखने में मजा नहीं आएगा। तो आंसर में कभी कभी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड जहां पे सूट करता है, आप आंसर को पैराग्राफ में लिखिए जहां पे लगता है। पहला तरीका। दूसरा तरीका, जहां आपको लगता है कि नहीं यहां पे क्लियरिटी की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, हमारे पास इनफ पॉइंट है, तो आप उसको बुलेट फॉर्म में लिखिए। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका इस बॉडी के लिए हम बता रहे हैं, तीसरा तरीका है आपको अगर डिफरेंस क्रिएट करके कोई चीज दिखाना है तो यहां पे ए सेक्शन यहां लिखिए, बी यहां लिखिए, दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाइए, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाइए। तो आप इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, आप इसको बुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और आप इसको डिफरेंस भी दिखा सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही सवाल में आपको बुलेट फॉर्म भी यूज करना पड़ सकता है, और ये भी, जैसे हिमालय की विशेषता बताइए, बुलेट फॉर्म नहीं, ये कह सकते हो भारतीय नदी सिस्टम की विशेषता बताइए, तो आप बुलेट फॉर्म में बता सकते हैं। भारत के ड्रेनेज सिस्टम, अफवाह प्रणाली, और पूर्वी और पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो नदियां हैं उसके मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप बुलेट फॉर्म भी बता दिए, उनके बीच में डिफरेंस भी बता दिए, ठीक है, हो गया। तो ये जो बॉडी का सेक्शन है ना, वहां पे आपको इस तरह से सजाना है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, जितना डिजाइनिंग करना है, जो शेप देना है आपको आंसर का, सब आप यहीं पे देंगे। यहां पे आपको कुछ और भी करना है, जैसे आपको यहां पे फ्लो चार्ट भी बनाना चाहिए। ऐसे बना दिया, कुछ पॉइंट्स लिख दिए, आपको फ्लो चार्ट आप ऐसे भी बना सकते हैं,
क्लाउड फॉर्म में, ठीक है, क्लाउड फॉर्म में आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो जैसे यहां पे आपको मैप भी ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे इंडियन पेनिसुला का अगर आपको मैप ड्रॉ करना है तो आप यहां पे इंडियन पेनिसुला का मैप ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर बिहार का करना है बिहार का करोगे। ये सारी चीजें आपके बॉडी के अंदर दिखनी चाहिए। तो बॉडी के अंदर अगर ये सारी चीजें दिख रही है तो आपका जो आंसर है वो खूबसूरत लगेगा। और किसी चीज को अगर खूबसूरत बना दो तो ऑब्वियसली उसके मतलब उसके एक इंटरेस्ट बढ़ जाता है लोगों का। अरे अच्छा लिखा है यार, इसने बहुत अच्छा लिखा है। अगर मान लीजिए आप पूरा उसको क्या कहते हैं, आपने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा है लेकिन सही तरीके से फ्लो में अरेंज नहीं किया, सही नहीं किया, तो फिर क्या होगा? मतलब आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे हैं और आप किसी सेमिनार में जा रहे हो, कहीं पे इस तरह की जगह पे जा रहे हो और सही तरीके से कपड़े नहीं पहन के जाए, गंदे संदे फटे हुए पहन के जाए, आप बहुत नॉलेज वाले हैं, इन गंदे संदे फटे, तो वो इंप्रेशन खराब करता है ना। लेकिन वहां पे आप बच सकते हैं जब आपको माइक थमाएगा, जैसे ही माइक आएगा हाथ में और जब आपके शब्द निकलने लगेंगे तो क्षमा तो बांध हो गया, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन यहां वो मौका नहीं मिलता है ना, समझ रहे हैं? यहां वो मौका नहीं मिलता है। यहां आपको जो भी करना है वो आपके पेपर पे करना है। तो खूबसूरती का ध्यान रखिएगा कंटेंट के साथ, एकदम ये दिमाग में डाल लीजिए कि आपके कंटेंट के साथ खूबसूरती। यहीं पे एक लाइन में एक और आपके जो वो है हमेशा क्वेरी रहता है वो भी हम ले लेते हैं, वो है ये कि आंसर सॉरी हैंड राइटिंग कैसा होना चाहिए। देखिए सबको पता है कि आपको 3 घंटे में पेपर लिखने हैं, क्वेश्चन पढ़ना भी है, क्वेश्चन समझना भी है और फिर आंसर भी करना है। सब नया काम है, वही करना है। ऑब्वियसली दिक्कत तो होगी और फास्ट भी आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको आंसर पूरा भी करना है। सबको पता है, जो चेक कर उनको पता है। एक सीमा तक वो आपके आंसर में खराब हैंडराइटिंग को बर्दाश्त करते हैं, एक सीमा तक बर्दाश्त करते हैं, ज्यादा सेहत पे असर नहीं पड़ता। लेकिन उस सीमा से अधिक अगर हो जाए ना, उस लिमिट को क्रॉस कर जाए कि उनको बहुत एफर्ट करना पड़े, क्योंकि अक्सर हाँ तो पटना यूनिवर्सिटी के, मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र के प्रोफेसर चेक करते हैं, तो बहुत चश्मा ऊपर नीचे करना पड़ गया, नंबर कटना तय है, मान के चलो ये। तो आंसर ऐसा नहीं है कि बहुत खूबसूरत आपको लिखना है, अभी समय है ना, नहीं खूबसूरत लिखना है तो कम से कम इतना जरूर लिखिए कि आपको अगर पेपर फार के ऊपर का दे दे और आपको पता नहीं चले कि आप ही का लिखा हुआ है। कई बार होता है अपना ही लिखा हुआ कुछ समय के बाद नहीं पढ़ पाते हैं, होता है ना, अभी तो लिख दिए एकदम जल्दी जल्दी में और बाद में पता चला नहीं पढ़ पा रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो कि कोई भी उसको आसानी से पढ़ सके, इस लेवल पे हैंडराइटिंग होना चाहिए। तो बॉडी के अंदर आपको अपने फैक्ट्स को बुलेट पॉइंट, पैराग्राफ, इनमें मैप भी ड्रॉ करना है, फ्लो चार्ट भी बनाना है। बीपीएससी के लिए फ्लो चार्ट बनाना तो सबसे ज्यादा अहम, ये सब आपको अपने आंसर के अंदर डालना है, बॉडी सेक्शन के अंदर डालना है। अब अभी यहां पे कुछ और भी है लेकिन कंक्लूजन पे पहले आते हैं। ये जो कंक्लूजन है ये आपको देना ही देना है, कंक्लूजन से बचना नहीं है। कई सारे आंसर जब मैं चेक करता हूं तो यहां से तो लोग आते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं, खत्म ही कर देते हैं आंसर। तो आंसर खत्म नहीं करना, आपको आंसर कंक्लूड करना है। कई बार कुछ ऐसा होता है जैसे कमेंट, एक्सप्लेन, एलोबरेट, वहां पे आपके कंक्लूजन का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। कंक्लूजन नहीं देना ऐसा नहीं है, वहां पे आप साधारण तरीके से भी कंक्लूजन लिखेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन इवेल्युएट वर्ड आ गया, मूल्यांकन आ गया, क्रिटिकली इवेल्युएट आ गया, एग्जामिन करना आ गया। एग्जामिन करने के लिए पूछ रहा है, इवेल्युएट करने के लिए आपसे पूछ रहा है, तो एग्जामिन करोगे कि हम और आप कैसे हैं और आप बताएंगे नहीं फाइनल कंक्लूजन की कौन बढ़िया है। जैसे आपको आपके दो दोस्त को इवेल्युएट करना है, तीसरे ने कहा कि इन दोनों को इवेल्युएट करो, तो कहा बोलोगे ये लंबा ज्यादा है, ये कम है, वो ये ज्यादा पढ़ने में तेज है, वो कम है, ये ज्यादा गोड़ा है, ये कम है, गोड़ा है। आप इवेल्युएट करेंगे ना, कंक्लूजन क्या दोगे? अच्छा ओवरऑल बताइए क्या है। तो कंक्लूजन वहां पे इंपॉर्टेंस रखता है, तो वहां पे आपको एक तगड़ा वाला कंक्लूजन लिखना है, समझ रहे हैं? वहां कंक्लूजन की वैल्यू बढ़ जाती है और एक इफेक्टिव कंक्लूजन जाना चाहिए। वहां स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूजन से काम नहीं चलेगा। तो कंक्लूजन में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपका कंक्लूजन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक। ये पहला कंडीशन है आपके कंक्लूजन का, पॉजिटिव होना ही चाहिए। अब कहोगे क्यों होना चाहिए, नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
क्योंकि आप ऑफिसर हैं, बनने वाले हैं। और एक ऑफिसर से मतलब चारों तरफ चारों तरफ अंधकार है ना, फिर भी आपको ये उम्मीद होना चाहिए कि हम थोड़ा बहुत इधर उधर जाएंगे ना तो जरूर कोई ना कोई रोशनी दिखेगी। क्योंकि आप होपलेस हो जाएंगे तो आप कैसे सर्व करोगे? तो आपका कंक्लूजन हमेशा आशावादी होना चाहिए। लाख मुसीबत आ गई लेकिन आप ये लिखोगे कि हम कोशिश कर रहे हैं, सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ले लेंगे। इस तरह से मतलब जैसे वही मैं कई बार कहता हूं कि आपने मान लो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, चाइना ने अटैक कर दिया, और चाइना से हम हारने को है, तब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी कहते हैं? आप सोचो, कई बार देखते होगे नेशनल लीडर कभी नहीं कहता स्थिति खराब होने के बाद भी, क्योंकि उनको पता है कि हम लास्ट तक संभाल सकते हैं। तो ये एक अप्रोच होना चाहिए। तो ये अप्रोच होता है, जो होगा वो तो होगा ही, हकीकत सबके सामने पैनिक होने का क्या मतलब है? तो आपका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा आप आंसर राइटिंग के दौरान। अब कुछ आंसर राइटिंग को लेकर क्वेरी है, उसको हम जो आप लोगों के मन में आता रहता है ना, लंबे समय से आ रहा है, उसको हमने एक जगह किया है, तो उसको देखते हैं क्या है। सवाल कि ये इंग्लिश मीडियम वाले क्यों ज्यादा रिजल्ट ले लेते हैं, ये सवाल है ना। और इंग्लिश मीडियम वाले का रिजल्ट क्यों ज्यादा आ जाता है, हिंदी में रिजल्ट कम क्यों आता है? इसको मैंने शायद पहले समझाया भी है आपको कि इंग्लिश मीडियम वाले का रिजल्ट इसलिए अधिक आता है क्योंकि एक तो उनकी एकेडमिक पढ़ाई अच्छी है, जो है सो है भैया, उसमें इनकार कैसे करोगे। उनको स्टार्टिंग की क्लास से ही आंसर राइटिंग सिखाया जाता है। सरकारी स्कूल में होता है क्या? मैट्रिक का एग्जाम चोरी से, इंटर का एग्जाम चोरी से, ग्रेजुएशन, अरे मतलब हाथ हो गया। मैंने एक एग्जाम देखा है, खुलेआम चोरी हो रहा था, खुलेआम। टीचर कह रहा है भाई लेके आओ लिखो, ये चल रहा है सरकारी स्कूल में। प्राइवेट में नहीं चलता, आपको आंसर राइटिंग स्टार्टिंग से ही सिखाई जाती है, तो जो सिखाई जाती है वो रहेगा ना। उसके बाद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, मेडिकल, मैनेजमेंट या आईटी से जो लोग आते हैं, उनको पता है सेमेस्टर कैसे निकालते हैं। पटना यूनिवर्सिटी, मगध वाले का नहीं, पटना यूनिवर्सिटी में देखो कैसे पढ़ाया जाता है। लॉ करके वहां देखो, डिफरेंस समझ में आएगा, कोई भी कोर्स कीजिए। तो उनको आंसर निकालना पड़ता है, उनको बचाना है, अपने आंसर को ठीक करना है। तो वो फ्लो चार्ट का यूज अच्छा करते हैं, कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, फ्लो चार्ट इन सब का यूज करके आंसर को अट्रैक्टिव बनाते हैं, ताकि कम पढ़ के ज्यादा। कोई आपके आंसर को नहीं पढ़ना चाहता, आप जितने भी टैलेंटेड हो, हम नहीं पढ़ना चाहेंगे, पैसे दोगे तब भी, क्यों पढ़े आपका आंसर? सिंपल सी बात है। और उनको दिन भर आंसर ही चेक करना है। उनको जितना सिंपल तरीके से, जितना बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ आंसर दोगे ना, उतना अच्छा नंबर मिलेगा। और जब भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले लोगों ने एग्जाम दिया है, हिंदी मीडियम वाले इसीलिए निकले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, प्रेजेंटेशन उनका अच्छा होता है। प्रेजेंटेशन में ये सारी चीजों को इंक्लूड करते, आप भी करना शुरू कीजिए। इसके बाद वर्ड लिमिट है ना, एक है कि वर्ड लिमिट की बात करना है। तो वर्ड लिमिट, देखो वर्ड लिमिट का सिंपल सा फंडा है, एक नंबर बराबर लगभग 10 वर्ड। अगर आपका क्वेश्चन 38 नंबर का है तो आपको कितना करना है? आपको 380 लिखना है, राइट। लेकिन 15% के आसपास आप 15% जो है ना, आप प्लस माइनस कर सकते हो। तो 15% प्लस माइनस चलता है, उतना आगे पीछे। बहुत कम भी नहीं लिखना है, नंबर नहीं मिलेगा, कितना भी अच्छा लिख लो। और बहुत अधिक लिखोगे तब भी नंबर कटेगा, क्योंकि आपका आंसर बिखर जाएगा। सटीक अभिव्यक्ति, क्लियर लिखा है, अपने शब्दों में सटीक अभिव्यक्ति की जरूरत होती है। कम शब्द में लिखिए, अच्छा लिखिए, क्योंकि बताओ ये क्वेश्चन में 2-3 डायमेंशन है और आपको उस पे 400 वर्ड में ही लिखना है। आपके पास तो वैसे ही शब्द कम है, पक्का शब्द कम है। अगर आप तीनों सेक्शन उसका लिख रहे हो ना, आपके पास वर्ड कम है, लिख के रख लीजिए। और उसको भी अगर आप बर्बाद कर दोगे अनाप शनाप शब्दों के साथ, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आपके पास वैसे ही शब्द कम है, तो आपको तो मेन पॉइंट से छांट के लिखना है, ये करना है। इसके बाद और क्या है, पेन की बात करते हैं। पेन में है कि पेन आप कोई भी यूज कीजिए, कोशिश कीजिए एक ही पेन यूज करके उसी से अंडरलाइन करने का। अंडरलाइन कर सकते हैं कि नहीं ऐसा बोलते हो, अंडरलाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए अंडरलाइन इंपॉर्टेंस है। अभी नहीं आपको लगता है इंपॉर्टेंस है उसका, आपने किए, आप कर दिए पूरा का पूरा, वो नहीं करना। अंडरलाइन जहां बहुत महत्व लगे कि ये टीचर स्किप ना करे, हमने जो लिखा है ये खास है और टीचर इसको छोड़ ना दे, उस जगह पे आप बिल्कुल अंडरलाइन कीजिए। कोशिश कीजिए सेम पेन का यूज करो, छोड़ दो अब नहीं करने का, क्योंकि कब सटक जाएगी क्या जानते हैं।
इसके बाद हो गया यहाँ पे, और कुछ है? शुरुआत कैसे करें? अगर घर में आप आंसर लिख रहे हो शुरुआत कैसे करें? देखो, आंसर लिखिए, शुरुआत कैसे करें? हाँ, घर पे आप आंसर अगर अपने आप से प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल, 1857 की क्रांति क्या था, परिणाम क्या हुआ, असहयोग आंदोलन की क्रांति का परिणाम क्या हुआ, इस तरह के सवालों से स्टार्ट करें। सवाल सिंपल लीजिए, पूरा टाइम लीजिए, आराम से आंसर लिखिए, जितना सवाल पूछा उतना ही लिखिए। मैंने देखा है आंसर लिखने के दौरान, और हर साल होता है कि जब आप सिर्फ इतना कर दो ना कि भारत 1857 के आंदोलन के कारण को बताते हुए बताए कि क्या ये भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम था। मान लो ये सिंपल सा सवाल है, तो स्टूडेंट नए नए में क्या होता है ना, उसको लगता है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, कारण परिणाम जो भी है सब डाल देगा उसके अंदर, और हो सकता है कि स्वाधीनता संग्राम क्यों कहते हैं उसी को छोड़ दे। तो आपको जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसी को लिखना है, और एकदम हिम्मत करके छोड़ दीजिए, डरिए मत, कुछ नहीं होगा, वहीं पे आप उसको स्टॉप कीजिए। इसके बाद और क्या, कितना आंसर देखो, एक चीज और दिक्कत है, आंसर बहुत नहीं लिखना है। समझो, आपने 1857 पे मान लो ये क्वेश्चन लिखा ना, स्टार्टिंग में आप लिखोगे ना तो यही सवाल 10 बार कटेगा, हो सकता है 15 बार कट जाए। और ये तो एक सिंपल सा सवाल है, फिर क्रिटिकली एनालिसिस आएगा, फिर कमेंट आएगा, इवेल्युएट आएगा, ऐसे वर्ड्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मेट बदलेगा। तो आपको हर तरह के सवाल पे 5-6 मैक्सिमम हार्डली 10 तरह के सवाल पे प्रैक्टिस, 10 सवाल पे प्रैक्टिस करने। लेकिन एक सवाल जो आपने लिखा ना वो 10 बार आपका कटेगा, उसको 10 बार लिखो। उसी तरह के सवाल, दूसरी तरह के 10 सवाल नहीं लिखो, वही सवाल को 10 बार लिखो, 20 बार लिखो। स्टार्टिंग में कटेगा और धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा, और एक बार आपने फॉर्मेटिंग सीख ली तो आपको दिक्कत समाप्त हो जाएगा। अब अगला कि एग्जाम हॉल में भूल जाते, पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। हम आपको इसके बाद एक वीडियो हम लाएंगे आपके साथ, उस पर हम बताएंगे आपको पॉइंट्स भूल जाते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम जो घर में आपको करना है दैट इज फॉर्मेटिंग, जिसको कहते हैं रफ वर्क। आपके मेंस के पेपर में भी लास्ट में 2-3 पेज रफ वर्क के लिए दिया जाता है। आपको नहीं भी करना है ना, आपको नहीं जरूरत है रफ वर्क का, तब भी आप रफ वर्क कीजिए। रफ वर्क जरूर चेक, कॉपी चेक करने वाले रफ वर्क जरूर चेक करते हैं, ये आप लिख के रख लो, वो 100% चेक करेंगे। आपको नहीं भी लगता है ना, कुछ भी लिख दीजिए वहां पे, लेकिन एक पेज कम से कम भर दीजिए। उनको लगेगा ना रफ वर्क हुआ है, तो उनको लगेगा नहीं स्टूडेंट जेन्युइनली जो है ना एफर्ट किया है। रफ वर्क का मतलब क्या, शुरू दिन से ही जब आप अपने आंसर लिखना शुरू करो ना, यहाँ पे इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, यहाँ पे आपको क्या लिखना है ना आप लिखिए। क्योंकि आज ही मैंने एक आंसर चेक किया, 1857 पे ही था, कारण लिखा गया था उसमें, और भी सवाल था, उसका एक सेक्शन कारण का, उसमें सबसे पहला तात्कालिक कारण, पहला ही तात्कालिक कारण, दूसरा सामाजिक कारण। आंसर में सिर्फ पॉइंट लिखना और उसका कारण लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ वही जरूरी नहीं है, उसको सही अरेंजमेंट में भी लिखना जरूरी है। तात्कालिक कारण पहले नहीं आना चाहिए। उसी तरह से किसान आंदोलन की जब हम बात करेंगे तो धार्मिक कारण पहले नहीं आ जाएगा, वहां आर्थिक कारण पहले आएगा। तो अकॉर्डिंग आपके पास जो पॉइंट है उसको भी सही फॉर्म में अरेंज करना जरूरी है। कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे जाएगा, किसका वैल्यू ज्यादा है, किसका कम है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऊपर नीचे करना है, और हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाएगा। और ये आपको करना है वो आप यहां करेंगे, ठीक है। फॉर्मेटिंग में जो डेली आंसर लिखोगे ना आप उसमें, अब ये जो फॉर्मेटिंग आप करेंगे ना, ये जो फॉर्मेटिंग आप यहां पे कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, ये जो फॉर्मेटिंग आप कर रहे हो, इस फॉर्मेटिंग में आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो 2-4 दिन कष्ट होगा। यहां पे होता क्या है, जब आप आंसर लिखना शुरू कर देते हैं ना, तो कई बार होता है जब खत्म होने लगता है तब याद आ रहा है वो पॉइंट जो छूट गया, ये तो छूट गया। बड़ा ही कॉमन सी बात होता है आप लोगों के साथ, किसी के साथ होता है। तो यहां पे जब आप नोट करोगे ना, तो आप आंसर लिखने के दौरान भी आपका दिमाग तो चल रहा होता है, वो शांत नहीं होता, उसको अचानक पॉइंट याद आ जाएगा, तुरंत यहां लिखिए, तो आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, बड़ा ही परफेक्ट आंसर निकल के आएगा। और ये कुछ दिन नहीं करना, ये कुछ ही दिन करना। अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस इस पे घर पे कर लिया ना, एग्जाम हॉल में जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बट आपको एक फ्लो बना देना, 1 या 2 पेज पे बना देना, ताकि उनको लगेगा नहीं इसने बनाया है। हो गया। तो और क्या है, चेक कैसे करवाए। देखिए कई बार होता है कि अब आंसर आपने तो लिखा है, नए नए हैं आप, कैसे चेक करवाओगे। तो आपके कोई सीनियर जो बहुत ही ईमानदार है आपकी नजर में, ईमानदार,
वर्ड का यूज इसलिए किया है कि इस लाइन में बहुत ही मतलब गजब अनफेयर कंपटीशन है, फेयर कंपटीशन बहुत कम है। तो देखिएगा जो ईमानदार है आपकी नजर में, वो वो टीचर हो, आपके दोस्त हो, आपके सीनियर हो, जो भी हैं, उनसे चेक करवा लीजिए। लेकिन चेक करवाने के पहले जो गलती की जाती है स्टूडेंट के द्वारा, वो ना करें। क्या है गलती? कि आपने आंसर लिखा और भेज दिया, आपको भी लग रहा है आंसर गलत है, खुद पढ़िए 2 बार। अगर आपको लगता है ठीक है तो ठीक है, लगता है गलत है, फाड़ के फेंक दीजिए, कोई रहम मत दिखाइए, फिर लिखिए। और आपको जब तक लिखिए तब तक लगे नहीं अब हमारे नॉलेज में हम इससे ज्यादा बेहतर नहीं लिख सकते, जब ये लग जाए ना उसको भेजिए चेक करने के लिए। आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा रिकवर करना, अपडेट करना, इंप्रूव करना, और जो चेक कर रहे हैं उनको भी बहुत आसानी हो जाएगी आपको समझाने में। तो आंसर वही भेजा कीजिए। टेस्ट सीरीज कहीं आप ज्वाइन किए हैं तब भी, या आप घर में बना रहे हैं किसी से अपने से चेक करा रहे हैं तब भी, आपके आंसर में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। और आपका वो फाइनल आंसर ही चेक करने के लिए जाना चाहिए। ये नहीं कि हमने लिख दिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया, अब हम इसी को भेज देते हैं, जो होगा होगा सामने वाला देखेंगे। इससे आप कहीं भी कुछ भी करोगे ना, वो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा जो आपको पास करवाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। और फाइनल एक और पॉइंट जो छूट रहा है वो हम आपसे बात कर लेते हैं। आपका आंसर मान लो कि पॉजिटिव आंसर है, कहीं पे भी आलोचना, क्रिटिकली, ये सब वर्ड नहीं है, नहीं भी है तब भी आलोचना के बिना आंसर पूरा नहीं होता। कहीं पर भी जहां पे क्रिटिसिज्म वर्ड नहीं यूज किया गया है, वहां आपके आंसर में 30% तक क्रिटिसिज्म हो सकता है। कमियों को आप दिखा सकते, कोई भी चीज बिना कमी का नहीं होता है। और जहां क्रिटिसिज्म वर्ड यूज किया गया है, वहां 70% के आसपास आपको कमी पे फोकस करना है, यानी आपको उसके निगेटिव एस्पेक्ट पर ही फोकस करना है, पॉजिटिव पे कम करना है। इन सब बातों का आंसर राइटिंग के दौरान ध्यान रखिएगा। कल कोशिश करते हैं एक अच्छा और एक कम अच्छा, खराब तो कुछ होता नहीं है, एक अच्छा और एक कम अच्छा आंसर हम कल आपके साथ शेयर करेंगे। और आप लोग लिखिए, लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन लेना है हमें, तो लिखना बहुत जरूरी है। आप लिखिए और अच्छे से लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।